हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा के यूपीएससी एग्ज़ाम उमास जो 2019 में हुआ था उसका पहला 50 क्वेश्चन। वैसे मैंने 50 क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्योंकि मैं एलाबोरेट करके इसको डिस्कस करना चाहूँगी। लेकिन अगर 50 क्वेश्चन नहीं भी हो पाता है, जैसे कि बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैं बोरिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग कम पढ़े लेकिन बहुत क्वालिटी के हिसाब से उसको पढ़े। क्वांटिटी में मैटर नहीं करता। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चंस। और ये है आज का हमारा उड़ीसा यूपीएससी उमास का पहला क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गुड्स एंड सर्विस एक्ट इज एसोसिएटेड। इसका मतलब है इनमें से कौन सा एक्ट गुड्स एंड सर्विस एक्ट से एसोसिएट है और रिलेटेड है, हमें वो बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ आंसर बताना चाहूँगी, जो होगा ऑप्शन सी, 100 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 2016 में पास हुआ था। ये 2016 में पास हुआ था और ये 122 और 122nd अमेंडमेंट बिल के थ्रू पास हुआ था। ये 122 अमेंडमेंट बिल के थ्रू, बिल नंबर है इसका 122, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इसके हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिए, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो ए में है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2014 में पास किया गया था। और इसके बाद इसको नॉल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉल एंड वॉइड भी घोषित किया गया था। और ये बात करता था जज के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ओके, तो फिर आता है हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2015 में और इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को एनफोर्स किया गया था। फिर आता है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, ये पास हुआ था 2018 में और इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया था। फिर चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये कह रहा है अनाकोंडा 16 जो कि पोलैंड ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ये क्या है? और इसका आंसर होगा, सबसे पहले मैं आंसर बताऊंगी, इसका आंसर होगा मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो अनाकोंडा 16 था जिसको पोलैंड ने ऑर्गेनाइज किया था, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स में जो हमारा रिसेंट ईयर में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था वो सबको हमें ध्यान में रखना होगा और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और इस अनाकोंडा 16 मिलिट्री एक्सरसाइज को नाटो कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। नाटो कंट्री ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अब मैं सोच रही हूँ रिसेंट ईयर में जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था मैं उसका एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगी और इस वीडियो के बाद उसको मैं अपलोड कर दूंगी। और आप वीडियो को पता चलने के लिए कि अपलोड हुआ देखना है ये सब, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हम वीडियो डाल देंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमें वो इनमें से कौन है वो आइडेंटिफाई करना होगा। ये होगा इससे, जो इंटर स्टेट चेयरपर्सन का काउंसिल जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि ऑप्शन बी है। और ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात आर्टिकल 263 में बोला गया है। इसको आर्टिकल 263 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, स्टेट और सेंटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ये इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाता है और इसका चेयरमैन होते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज हेल्ड। मतलब ये जो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है वो कब बनाया गया था, मतलब उसका ये कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये मनाया जाता है नवंबर 25 को, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। और इस बार 2022 का थीम था यूनाइट। ओके, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स, ये था हमारा 2022 का थीम। ये भी हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं क्योंकि हम 2023 के पहले में एग्जाम दे रहे हैं और 2022 में ये ऑब्जर्व किया गया था नवंबर 25 को, तो ये हमारे एग्जाम में रिसेंट ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से आ सकते हैं। और ये 16 डेज का कैंपेन होता है, हर साल इसको 16 डेज का कैंपेन में इसको किया जाता है। हम इसके बाद एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हम सारे इंपॉर्टेंट डेज जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंस होते हैं वो हम अपलोड कर देंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोएलाइजेशन ईयर 1996 टू 2012, ये एक जो लिखे हैं इसका लेखक कौन है ये बताइए। इस सवाल है कि जो दो कोएलाइजेशन ईयर 1962 टू 2012 है इसका ऑथर कौन है। और इसका ऑथर है हमारे, इसको लिखे हैं हमारे ऑप्शन बी में जो दिए गए हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वो इसको लिखे हुए हैं। हम सारे इंपॉर्टेंस बुक का भी एक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं और उसको अपडेट कर देंगे, आप उसको भी एक बार देख लेना। इसमें और कुछ एनालिसिस करने वाला नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेना जब बुक सारा डाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 6। ये पूछ रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कौन सा है।
देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो हेडक्वार्टर है इसका क्वेश्चंस आ रहा है, तो हम सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स का भी एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लेना ताकि कोई भी हेडक्वार्टर्स आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है पेरिस। ओके, जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में है, और ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर है। ओके, ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर है। फिर हमारा रोम दिया गया है, ये हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है। और जो लंदन है वो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और MNST इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा लंदन है। तो हमारा इसके हिसाब से यूनेस्को का जो सही आंसर है वो हमारा पेरिस है। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ऑड वन, मतलब इनमें से सबसे अलग कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और सबसे पहले मैं इसका आंसर बताना चाहूँगी, ये होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब ये जो है ये हमारा ऑड वन है। क्यों ऑड वन है ना, ये है हमारा यूनाइटेड नेशन के बारे में ये क्वेश्चन है हमारा, यूएन के बारे में। यूएन का दो ऑर्गन होते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं और दूसरा है प्रिंसिपल। तो ये जो WHO है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है यूनेस्को का, सॉरी यूएन का। लेकिन जो ICJ है और जो इकोसोस है, और तो इसमें जो है हमारा ऑड वन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं जो हमारा ऑप्शन सी है WHO, ये हमारा ऑड वन है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सवाल है ये हमारा यूएन के बारे में है। यूएन का दो ऑर्गन है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, और बाकी जो सारे हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन है, लेकिन जो हमारा WHO है वो हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। इसी वजह से हमारा ऑड वन हो जाता है WHO। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हमें इस सवाल में भी नंबर 8 में भी हमें ऑड वन आइडेंटिफाई करना होगा। इनमें से जो सबसे अलग है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें से जो हमारा सही आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, जेनेवा, क्योंकि ये किसी कंट्री का कैपिटल नहीं है, ये कोई कैपिटल नहीं है। लेकिन बाकी जो तीनों हैं ये किसी किसी कंट्री का कैपिटल हैं। जो हमारा ओटावा है वो कनाडा का कैपिटल है, और जो हमारा कानबेरा है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। फिर हमारा जो मैड्रिड है वो हमारा स्पेन का कैपिटल है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है जेनेवा किसी का कैपिटल नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को मॉनिटर करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये बहुत सीधा सा सवाल है, लेकिन ये हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सौभाग्य पोर्टल। ओके, तो हमें करंट अफेयर को ध्यान में रखना होगा। रिसेंटली जो भी योजना, जो भी हमारा स्कीम आया है उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैं ट्राई करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट भी करना और लाइक भी करना। अगर लाइक और कमेंट अच्छे से आया तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को चाहिए, और मैं सारी स्कीम्स का और सारी योजनाओं का भी एक कंबाइंड जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से हमारे किसी डे के बारे में है, जिसके बारे में कि मैंने पहले से भी एक क्वेश्चन इसमें देखे हैं हम लोग, और मैंने पहले से बोल रखी है कि सारे इंपॉर्टेंट डे को लेके मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगी। तो इसमें बोल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस डे जो इंडिया में होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी है, जो कि हम 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और हम सब जानते हैं जैसे कि हमारा 15 अगस्त को होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को मनाया जाता है हमारा रिपब्लिक डे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रखाइन स्टेट इज इन, रखाइन स्टेट कहाँ पे है। और ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, और ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और हमें इसके हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, म्यांमार। तब ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। उस टाइम एक साइक्लोन हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था उस साइक्लोन में। उसके बाद ये रखाइन स्टेट जो बनाया गया था, ओके, उसको बनाया था। फिर हमारा बॉलीवुड और इंटरनेशनल रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जो कि उस टाइम का करंट अफेयर में था, और ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है हमारा मिस वर्ल्ड 2017। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानुषी चिल्लर कौन है। तो मानुषी चिल्लर को हम कैसे जानते हैं, सब लोग इसी वजह से जानते हैं कि वो मिस वर्ल्ड 2017 बने थे। तो जो आसपास 1-2 साल में जो कुछ भी ऐसा यूनिक या कभी नहीं, बहुत दिन बाद होने वाला कुछ भी ऐसा करंट अफेयर होगा, तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 13 भी सेम हमारा हेडक्वार्टर में से क्वेश्चंस है। हमें इसमें से जो रॉन्ग पेयर है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और कहीं ना कहीं प्रीवियस जो हम हेडक्वार्टर का क्वेश्चन किए हुए हैं, जो इसी उमास एग्ज़ाम का है, उसी से रिलेटेड भी है कुछ हमारा जो इसमें से ऑप्शन भी है। तो हम अच्छे से अगर हेडक्वार्टर्स को भी पढ़े होंगे तो इसमें से 2 सवाल आज हम देख चुके हैं, तो 2 सवाल भी हम आसान से कर पाएंगे, या फिर कुछ एलिमिनेट करके कर पाएंगे और कुछ डायरेक्ट करके कर पाएंगे। और इसका मतलब हेडक्वार्टर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे हेडक्वार्टर्स को कंबाइन करके पहले से बोल चुकी हूँ, फिर से एक बार बोल रही हूँ, एक वीडियो लाने वाली हूँ। ओके,
ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिक्स बैंक संघाई जो है वो ब्रिक्स बैंक संघाई इसका हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल सही है। आईसीएओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, ये भी बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर रोम में है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि ये रोम में नहीं है, ये न्यूयॉर्क में है, ये न्यूयॉर्क में हमारा है। फिर ऑप्शन डी WHO का लंदन में, ये भी गलत है क्योंकि ये जेनेवा में है। ओके, तो हमारा यहाँ ऑप्शन 2 गलत हो जाता है और हमें रंग प्यार आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है, तो दोनों रंग हो जाता है, या तो फिर बोनस मार्क मिला है होगा या तो फिर इसमें से कोई एक भी आप टिक करती हैं सी और डी में से, तो आई थिंक उन लोगों को मार्क दे देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूएन डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है। फिर से डे का क्वेश्चन है, इसका मतलब जो इंपॉर्टेंस डे है उसमें से 2-3 आ चुके हैं और हमें सारे इंपॉर्टेंस डेट को कवर करना चाहिए और मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि जैसे एग्जाम में कोई भी डे अगर आए तो आप कोई एक मतलब नहीं छूटे, जैसे कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं आए तो एलिमिनेट करके एटलीस्ट आप कर पाएँ वो क्वेश्चन। तो यहाँ यूएन डे जो सेलिब्रेटेड होता है वो कब सेलिब्रेटेड होता है पूछ रहा है, तो ये सेलिब्रेटेड होता है 24 अक्टूबर को, ये सेलिब्रेटेड होता है हमारा 24 अक्टूबर, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तब ये सेलिब्रेटेड होता है। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन से आ जाता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ हिंदू, मतलब हिंदू जो रिलीजन है उनका सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला होली बुक जो पवित्र बुक बोलते हैं, तो वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा जो वेदा है वो हमारा सबसे अर्लीस्ट बुक है। ओके, ये एक एंशिएंट हिस्ट्री का ही सवाल है। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन डी में दिया गया है वो है महाभारत। महाभारत एक कथा है, इसको वेदव्यास ने लिखे हुए हैं, गीता को भी वेदव्यास ने लिखे हुए हैं, रामायण को वाल्मीकि ने लिखे हुए हैं। ओके, हमारा सवाल है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मोहनजोदारो जो था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो हमें इनमें से कहाँ देखने को मिलते हैं, और ये हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन सी लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें देखने को मिलते हैं। रोपर जो है ये हमें सतलेज के आसपास देखने को मिलता है, और ये जो हमें लरकाना डिस्ट्रिक्ट ये इंडस रिवर के भी आसपास देखने को मिलता है, जो कि मोहनजोदारो वहाँ सिचुएटेड था। अब बहुत टाइम लेट हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम कम करें लेकिन बहुत अच्छे से करें, और इसके हिसाब से जो जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है बस हम आंसर के तौर पे आप उसको कर लेंगे, जितना भी हम कवर कर रहे हैं वो उतना। और मैं इसके बाद एक सीरीज़ लाऊंगी रोज़ 50 क्वेश्चंस का, जहाँ हम अच्छे से एनालिसिस करके 50 क्वेश्चंस करेंगे। और इसको 25, अगर आप लोग 25 रोज़ लाने का अगर आप लोग सोच रहे हैं तो वो भी बोलिए, मैं 25 लाऊँ या 50 लाऊँ, लेकिन रोज़ 25 या 50 क्वेश्चन में लाऊंगी और उसको ईच एंड एवरी ऑप्शन को या क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगी, ताकि उसके रिलेटेड भी जो हमें एग्जाम में आए हम वो कर पाएँ। लेकिन आज इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो हम बस आंसर से करेंगे। तो ये जो सबसे पहला 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर को किसने अपोज किया था, ये जो अपोज किए थे अलेक्जेंडर को वो किसने किए थे, और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि पोरस, इनको पोरस और पुरु बोला जाता है, ये है इसका सही आंसर, इन्होंने अलेक्जेंडर को अपोज किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनका डेथ कहाँ हुआ था, ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब लास्ट कहाँ सांस लिए थे या उनका डेथ कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला जो था वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हुआ था। फिर है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, नेपोलियन ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था, और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्त को दिया गया था। फिर हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था, जो नंबर 20 है वो ये कह रहा है कि हर्षवर्धन को कौन डिफीट किया था, हर्षवर्धन को हमारा ऑप्शन बी में जो पुलकेशिन सेकंड दिया गया है उन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किए थे, मतलब हराए थे उनको। ये सवाल है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री से, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे फाउंडर जो हैं कि इस्लाम का जो फाउंडर है वो उनका जन्म कब हुआ था, और ये हुआ था ऑप्शन ए में जो है 570 में इनका जन्म हुआ था प्रोफेट मोहम्मद का। 22 नंबर क्वेश्चन में है देवाला देवी वॉज मैरिड टू अलाउद्दीन खिलजी एल्डेस्ट सन, जो देवाला देवी हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे से शादी किए थे, और वो कौन थी, तो ये थे हमारा ऑप्शन ए में जो है खिर्ज खान जो है वो उनसे वो देवाला देवी ने शादी की थी, और ये खिर्ज खान जो थे ये थे अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे। ये क्वेश्चन में बोल रहा है बाबर को किसने इनवाइट किए हुए थे, तो बाबर को इनवाइट किए थे दौलत खान ने, जो ऑप्शन ए में दिया गया है दौलत खान, उन्होंने बाबर को इंडिया में इनवाइट किए थे। ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, इसमें एनालिसिस करने का ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ये सवाल में है नेम द चीफ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन होने का कौन सा रीज़न था वो हमें बताना होगा। वो बोल रहा है कि फैनेटिज्म ऑफ औरंगजेब, डिकान पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, ये सारा सही होगा, इसके वजह से हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे ऑल ऑफ दिस, क्योंकि औरंगजेब मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर थे, और ये सब इसका रीज़न है जिसके वजह से हमारा जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था। फिर बोल नंबर 25 है द लास्ट ग्रेट पेशवा हु रूल फ्रॉम 1761 टू 1772 AD वॉज, इस ये बोल रहा है कि जो लास्ट पेशवा रूलर थे जो 1761 और 1772 AD में थे वो कौन थे,
तो सबसे पहले मैं तो आंसर बता दूं कि इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि माधव राव। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे ना, अगर हमें वो टाइम का याद नहीं भी है तो ये बोल दिया है कि डायरेक्टली कि लास्ट ग्रेट पेशवा, तो सबसे लास्ट पेशवा कौन थे इतना अगर हमें याद है, तो डेट याद नहीं है तब भी हम ये कर पाएंगे, या हमें टाइम लाइन भी याद है, लास्ट फर्स्ट कौन है कुछ याद नहीं है, तब भी हम ये कहीं ना कहीं इसका आंसर हम कर पाएंगे। तो एलिमिनेट करके भी हम आंसर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कोई सारे एनालिसिस को देखने के लिए। इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है तो बोलिए, और इसके बाद मैं और 3 पार्ट लाऊंगी जो कि 25 क्वेश्चंस का लाऊंगी, और ट्राई करूंगी कि उसको हर तरफ से एनालिसिस करके हर तरह का क्वेश्चन उसमें भी कैसे कवर हो पाएगा और आप सबसे बेस्ट मार्क ले आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम ट्राई करेंगे। और ये उमास का क्वेश्चन है, तो अगर उमास का एग्जाम दे रहे हैं उड़ीसा का, तो उसमें भी आप जैसे सबसे अच्छे मार्क लाएंगे, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।